गुड मॉर्निंग। ऑडिट का आज अपना सेकेंड क्लास है। फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग। आज आपको हम बताएंगे सबसे पहले पीरियडिकल, फाइनल एंड कंप्लीट ऑडिट क्या होता है। अपने लोग डिस्कस करें टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। उसमें आज आपको हम समझाने वाले हैं कि पीरियडिकल ऑडिट या फिर फाइनल ऑडिट या फिर कंप्लीट ऑडिट क्या होता है। याद रखिएगा बात, कभी कोई ऑडिट यदि सिर्फ ईयर के एंड में किया जाए, कोई भी ऑडिट सिर्फ ईयर के एंड में किया जाए, उस ऑडिट का नाम है पीरियडिकल ऑडिट। मतलब आप अपने चार्टर अकाउंटेंट को बोले हैं कि ईयर एंड में आकर ठीक है, और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर दे। आपका यही एग्रीमेंट हुआ है अपने चार्टर अकाउंटेंट से, ठीक है। तो यदि चार्टर अकाउंटेंट से एग्रीमेंट हुआ है सिर्फ ईयर एंड में आने का बात, तो बीच में नहीं आएगा, नहीं, वो सिर्फ ईयर के एंड में आएगा, ठीक है। जैसे 31 मार्च ईयर का एंड है तो 4-5-7 दिन पहले आएगा, आके आपका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट सब देख लेगा, आपका ट्रेडिंग पीएल सब चेक कर देगा, बैलेंस शीट रेडी करके साइन कर देगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिकल ऑडिट एंड कंप्लीट या फिर कंप्लीट ऑडिट। ये फाइनल ऑडिट के नाम से भी जानता है। इस ऑडिट में जो चार्टर अकाउंटेंट है, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ ऑडिट ऑडिटर विल विजिट, जो ऑडिटर है वो अपना क्लाइंट का ऑफिस को विजिट करेगा ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, सिर्फ ईयर के एंड में विजिट करेगा। और यहाँ पर ये ऑडिट सिर्फ ईयर के एंड में होगा। ये ऑडिट कब होगा? सिर्फ ईयर के एंड में होगा। और इस ऑडिट में जितना भी आपका लेजर्स है, फाइनल अकाउंट्स है, ट्रायल बैलेंस है, जो भी उसको चेक करना है ऑडिटर को, वो चेक कर देगा। इसका मतलब इस ऑडिट में ऑडिटर आपके ऑफिस में बार बार नहीं आएगा, सिर्फ ईयर के एंड में आएगा, क्योंकि आपका ऑडिटर के साथ यही एग्रीमेंट है कि आपका पीरियडिकल ऑडिट कर दे, ठीक है। ऐसा ऑडिट करने से फायदा क्या है? सबसे पहला, बहुत सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव, बहुत सस्ता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर एक बार ही आएगा, एक बार का एनुअल फी, एक बार का ही फीस लेगा, ठीक है। जो एक बार का लमसम फीस है आपसे ले लेगा, ये सस्ता होता है। दूसरा, इसमें ऑडिट बहुत जल्दी होगा, क्योंकि एक ही बार आएगा, जो भी उसको दिखाना है दिखाइए, वो रेडी करके चला जाएगा, जल्दी फास्ट हो जाएगा। आप कोई फिगर ऑल्टर नहीं कर पाइएगा, फिगर का ऑल्ट्रेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑडिट होने के बाद आप कोई फिगर को चेंज कर लिए, कोई सेल्स को कम कर दिए या परचेज को बढ़ा दिए, ये काम इस ऑडिट में नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च के समय ऑडिट होगा, उसी रिटर्न को आपको जमा करना है, तो आपके पास समय नहीं बचेगा ना कोई फिगर का अल्टर करने का। कोई भी फिगर में फेरबदल नहीं हो पाएगा, ये फायदा है। एंड लिस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाइंट वर्क एंड ऑडिटर यदि एक ही बार आपके ऑफिस में आता है तो आपका ऑफिस सिर्फ 2-3 दिन ही तो डिस्टर्ब रहेगा, आपका ऑफिस सिर्फ 2-3 दिन ही तो डिस्टर्ब रहेगा, या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक का डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है। ये 4 इसमें फायदा है, 4 बेनिफिट है। डिसएडवांटेज क्या है? ये बड़े कंपनी के लिए सुटेबल नहीं होता है। यदि आपका बड़ा कंपनी है तो उसमें पीरियडिकल ऑडिट आपको सूट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा कंपनी है, बड़ा ट्रांजैक्शन है, बड़ा सब कुछ है, ठीक है। तो उस केस में ये आपके लिए सुटेबल नहीं है। ये छोटे बिजनेस के लिए, जो स्मॉल बिजनेस है, उनके लिए सुटेबल होता है पीरियडिकल ऑडिट, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर या छोटा दुकान वाला है या छोटा बिजनेस वाला है, उसके लिए सुटेबल है, बड़े बिजनेस के लिए नहीं। इसमें इंट्रीम रिपोर्ट नहीं बना सकते। बीच में यदि अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालना हो, बीच में इंट्रीम मतलब 2 अकाउंटिंग ईयर के बीच में या 2 पीरियडिकल ऑडिट के बीच का यदि प्रॉफिट निकालना हो या कोई हिसाब करना हो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फ्रॉड एंड एरर्स अनडिटेक्टेड रह सकता है, क्योंकि पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट साल भर का ऑडिटर चेक नहीं कर पाएगा। वो तो सिर्फ लेजर का बैलेंस देखेगा, ट्रायल बैलेंस देखेगा, बैलेंस शीट देखेगा और साइन करेगा। इसका मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यदि कोई एरर है तो अनडिटेक्टेड रह जाएगा, मतलब वो उसी में रह जाएगा। एंड ऑडिटर आपके लिए कोई ऑडिट प्रोग्राम नहीं फिक्स करेगा, क्योंकि पता है कि उसको सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ही काम निपटाना है। तो आपके बिजनेस का कोई ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोग्राम नहीं होगा। ऑडिट प्रोग्राम मतलब ऑडिटर प्रोग्राम सेट करता है कि किस बिजनेस का ऑडिट किस तरीके से किया जाए। तो जिनका पीरियडिकल ऑडिट है उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं होगा, एक ही बार ऑडिटर पहुंचेगा, सारा हिसाब करके निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फिर से रिकैप करेंगे, पीरियडिकल ऑडिट वो ऑडिट है जिसमें अकाउंटिंग ईयर के एंड में सिर्फ ऑडिट होता है,
ठीक है। इसमें ऑडिटर क्लाइंट का ऑफिस सिर्फ एक बार आएगा ईयर के एंड में और सारा कैलकुलेशन चेक करके चला जाएगा। ये स्मॉल बिजनेस के लिए ही सुटेबल है, बड़े बिजनेस के लिए नहीं, ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या है, ये सस्ता होगा, ऑडिट जल्दी कंप्लीट होगा, कोई फिगर चेंज नहीं हो पाएगा एंड ऑफिस में डिस्टर्बेंस कम होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, बड़े कंपनी के लिए नहीं अप्लाई होगा, अकाउंट इंट्रीम रिपोर्ट नहीं बना पाइएगा, फ्रॉड एंड एरर्स बुक्स में है तो बुक्स में ही रहेगा, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड इस ऑडिट के लिए कोई ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 7 में नया बार डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रीम ऑडिट। जब दो अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कभी ऑडिट करना पड़े, कभी नेट प्रॉफिट निकालना पड़े, दो अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कभी नेट प्रॉफिट निकालना पड़े, उस नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो ऑडिट किया जाएगा उस ऑडिट का नाम है इंट्रीम ऑडिट। फिर से ध्यान सुनिए, ये मान लीजिए एक अपना अकाउंटिंग ईयर है जैन से लेकर दिसंबर। अब ना अगस्त के महीने में कंपनी को पता लगाना है कि प्रॉफिट कितना है। क्यों पता लगाएगा भाई अगस्त के महीने में, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड देना है। कंपनी को लगा अगस्त के महीने में कंपनी डिविडेंड पे करना चाहता है, ठीक है, और इसी ईयर के प्रॉफिट से देना चाहता है। तो कंपनी का यदि आप ऑडिटर हैं तो कंपनी आपको बोलेगा कि इस ईयर का अभी तक का क्या प्रॉफिट है तो कैलकुलेट करके बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस डेट तक का ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब उस डेट तक का जैसे आप ऑडिट कंप्लीट करते हैं तो उस ऑडिट का नाम होगा इंट्रीम ऑडिट। मतलब जब कोई ऑडिट दो पीरियडिकल ऑडिट के बीच में किया जाए तो उस ऑडिट का नाम होगा इंट्रीम ऑडिट। उसका नाम क्या होगा, इंट्रीम ऑडिट। ये स्पेशल नीड को पूरा करने के लिए होता है, उस नीड का नाम है इंट्रीम डिविडेंड, ठीक है। इसका मतलब व्हेन अ कंपनी वांट्स टू फाइंड आउट इट्स नेट प्रॉफिट, जब कंपनी नेट प्रॉफिट निकालना चाहे एट द एंड ऑफ द ईयर, कब निकालना चाहे, एट द एंड ऑफ द ईयर, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर किसी भी पॉइंट पर यदि कंपनी अपना नेट प्रॉफिट निकालना चाहे तो उस नेट प्रॉफिट को या उस ऑडिट को बोला जाएगा इंट्रीम ऑडिट और उस प्रॉफिट को बोला जाता है इंट्रीम प्रॉफिट, ठीक है। ये क्यों कंपनी ऐसा क्यों करेगा, ड्यूरिंग द ईयर के बीच में ही कंपनी अपना नेट प्रॉफिट क्यों निकालेगा, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है जिसका नाम है इंट्रीम डिविडेंड। कंपनी ईयर के बीच में कभी डिविडेंड देना चाहे तो वो डिविडेंड कंपनी उस ईयर के प्रॉफिट से देगा, ठीक है। उसके लिए कंपनी को उस डेट तक का नेट प्रॉफिट चाहिए एंड उस डेट तक का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो ऑडिट किया जाएगा उस ऑडिट का नाम होगा इंट्रीम ऑडिट, ठीक है। इसका फायदा क्या है, तो ये इंट्रीम अकाउंट्स पब्लिकेशन के लिए बहुत सारा ऐसा कंसर्न है जिनको हर एक 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद का प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। इंट्रीम पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए भी ये जरूरी होता है। यदि आप यदि ना इंट्रीम ऑडिट करके रखते हैं तो फाइनल ऑडिट में भी आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, फाइनल ऑडिट में हेल्प करेगा ना, अगस्त तक ऑडिट किया हुआ है उसके बाद का ऑडिट करना है ना। एरर्स एंड फ्रॉड को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर रहेगा, एम्प्लॉय के ऊपर मोरल प्रेशर रहेगा। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि अगस्त तक का प्रॉफिट निकालना है, इसका अगस्त तक का बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा अपडेट चाहिए, ठीक है। इसका मतलब प्रेशर किसके ऊपर रहेगा, स्टाफ के ऊपर रहेगा कि अगस्त तक का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग को कंप्लीट चाहिए, ठीक है। इसका स्टाफ के ऊपर मोरल प्रेशर रहेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये सिर्फ स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए ही होता है, कोई खास किसी उद्देश्य के लिए ही इंट्रीम ऑडिट किया जाता है, जैसे इंट्रीम डिविडेंड के लिए या पब्लिकेशन ऑफ इंट्रीम रिपोर्ट के लिए, ठीक है। आप कंपनी मान लीजिए स्टाफ लोग सारा ऑडिट ठीक से नहीं किया, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से नहीं बना हुआ है, सारा लेजर वेजर ठीक से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, ऐसे केस में, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स अकाउंट्स क्लोज करके फॉल्स डेटा बनाकर भी सबमिट किया जा सकता है। इसका मतलब स्टाफ के ऊपर प्रेशर रहेगा तो जो लेजर नहीं भी क्लोज हुआ है या जो नहीं भी बना है उसको भी जैसे तैसे बना के सबमिट कर देगा। इसका मतलब फॉल्स अकाउंट्स कैन बी सबमिटेड, झूठा अकाउंट सबमिट हो सकता है, ठीक है, डिसएडवांटेज है। एंड जैसे झूठा अकाउंट सबमिट करेगा तो डिफेक्ट एग्जिस्ट इन ऑडिट, मतलब ऑडिट में क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, ऑडिट में डिफेक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन ये होता है कि ऑडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आंसर है करना चाहिए। इंटरिम ऑडिट बड़े कंपनी ही करते हैं, जिनको अपना अकाउंट्स, जिनको अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को हर एक 3 महीने के बाद बताना हो, 6 महीने के बाद बताना हो, उन लोग को इंटरिम ऑडिट करना पड़ता है। ये छोटे बिजनेस वाले के लिए पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ये बड़े कंपनी, एमएनसीज कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ही इंटरिम ऑडिट होता है, ठीक है। और उसको 2 पर्पस है। पहला कि हर एक 3 महीने के बाद आपको अपना रिपोर्ट बताना है, प्रॉफिट या लॉस क्या है बताना है। एंड दूसरा, कभी भी आपको डिविडेंड देना हो ड्यूरिंग द ईयर, तो इंटरिम ऑडिट के बेस करके, इंटरिम ऑडिट को बेस करके नेट प्रॉफिट निकालिए और डिविडेंड दे दीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस ऑडिट। अपना चल रहा टाइप्स ऑफ ऑडिट, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है? कंटिन्यूअस ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जिसमें रेगुलर बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटर ऑडिट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा एक कंपनी है जिसमें ट्रांजैक्शन एवरीडे लाखों रुपए का होता है, वो कंपनी हमको अपना ऑडिटर बनाया। इसका मतलब उस तरह की कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस है, वो रेगुलर बेसिस में ऑडिट होना चाहिए, रेगुलर बेसिस में उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे रेगुलर बेसिस में एग्जामिनेशन? हम खुद भी कर सकते हैं, हम भी बीच बीच में जा सकते हैं। और हम क्या करेंगे, मेरा जो स्टाफ रहेगा, हम अपने कुछ स्टाफ को उनके ऑफिस में रोज भेजा करेंगे, रेगुलर बेसिस में, ठीक है, उसको भेजा करेंगे, ठीक है। और मेरा जो स्टाफ है वो वहाँ जाएगा, जाकर सारा ट्रांजैक्शन का एग्जामिनेशन करेगा, एग्जामिनेशन करके हमको बता देगा, और हम भी रेगुलर बेसिस में उस कंपनी को में जाया करेंगे। इसे कंटिन्यूस और नाम ही है कंटिन्यूस ऑडिट, जहाँ पर ऑडिट कंटिन्यूसली किया जाए, रेगुलरली किया जाए, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। ये ऑडिट कब करना चाहते हैं? ये ऑडिट कब होता है? ये ऑडिट कब होता है? जब वेयर द ट्रांजेक्शन्स आर न्यूमरस, जब ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो, जब ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर, यदि बैंक में आपका बैंक चलाते हैं आप, ठीक है, यदि आप बैंक ऑडिटर हैं तो आपको बैंक ऑडिट रेगुलर बेसिस में करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, जहाँ पर किसी भी कंपनी को अपना अकाउंट्स जो है, ठीक है, मंथली बेसिस में मैनेजमेंट को सबमिट करना पड़े, ठीक है। जहाँ पर किसी भी कंपनी को, कोई ऐसा कंपनी है जहाँ पर मंथली बेसिस में उसको अपना रिपोर्ट, अपना एक्टिविटीज़ का फुल कैलकुलेशन, अपना प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन मैनेजमेंट को बताना पड़े, उस तरह के कंपनी का कंटिन्यूस ऑडिट होना जरूरी है, ठीक है। एंड कोई ऐसा कंपनी है जहाँ पर जिसका इंटरनल चेकिंग अच्छा ना हो, इंटरनल चेकिंग प्रोसेस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल चेकिंग जिस कंपनी का अच्छा ना हो, ठीक है, उनको चाहिए कि कंटिन्यूस ऑडिट करवाएं, ठीक है। फिर से बता दे रहे, कंटिन्यूस ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जहां पर ऑडिटर अपने क्लाइंट का ऑडिट रेगुलर बेसिस में करता है। ऑडिटर अपना स्टाफ को क्लाइंट के ऑफिस रेगुलर बेसिस में भेजता है एंड उसका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करता है। जो ऑडिटर है खुद भी क्लाइंट का ऑफिस को रेगुलर बेसिस पे विजिट करेगा, ठीक है। ये ऑडिट कब हम लोग करते हैं? जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो, बैंकिंग कंपनी के लिए कंपलसरी है, और जिस कंपनी का अकाउंट्स मंथली बेसिस में प्रिपेयर होता हो, एंड लास्ट में जिस कंपनी का इंटरनल चेकिंग सिस्टम अच्छा ना हो, उस तरह कंपनी को चाहिए कि अपना क्या करवाए, कंटिन्यूस ऑडिट करवाए। कंटिन्यूस ऑडिट करवाने से फ़ायदा क्या, एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला, कोई पेंडिंग वर्क नहीं बचेगा। जितना ट्रांजैक्शन है रोज़ के रोज़ या हफ्ते के हफ्ते ऑडिट हो जाएगा। मतलब आपका अपने स्टाफ के साथ, मतलब ऑडिटर का और क्लाइंट का जो रिलेशन है, काफ़ी मधुर कॉर्डियल रिलेशन, उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लाइंट को लगेगा कि उसका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलर बेसिस में ऑडिट हो रहा है, ठीक है। और ऑडिटर को भी लगेगा कि सारा काम हम कर दिए, हमको भी पेमेंट टाइम पर मिलना चाहिए। दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, दोनों का काम होता रहेगा ना, ठीक है। अकाउंट्स का टाइमली प्रेजेंटेशन, जब आपको अकाउंट्स रेडी करना हो आप कर सकते हैं। एंड इंक्रीजेज इफिशिएंसी ऑफ स्टाफ का काबिलियत भी बढ़ेगा, क्योंकि सभी स्टाफ को पता है कि पेंडिंग वर्क छोड़ने से काम नहीं चलेगा। एवरीडे का काम एवरीडे कंप्लीट करना पड़ेगा, आप पेंडिंग वर्क नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला, रोज यदि ऑडिटर का स्टाफ आपके कंपनी में जाके आपका काम देखेगा, ऑडिटर भी रेगुलर बेसिस में आपका कंपनी को विजिट करेगा, तो फ्री में थोड़ी ना करेगा, एक्सपेंसिव प्रोसेस, मतलब ज़्यादा आपसे फीस लेगा,
इसका मतलब एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। चांस ऑफ अल्टरेशन ऑफ फिगर, मतलब फिगर में फेरबदल होने का चांस है। बोलिए कैसे? क्योंकि जनवरी का जो ऑडिट हो चुका है तो ऑडिटर क्या सोचेगा, जैन वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो चुका है, वो तो जैन वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोबारा देखे नहीं जाएगा, नहीं फेब वाला भी देखने नहीं जाएगा, तो आगे बढ़ता जाएगा ना। इसका जैन वाला फिगर में कोई ऑल्ट्रेशन हो जाए तो ऑडिटर उसको पकड़ जल्दी नहीं पाएगा, ठीक है। एंड मोनोटोन इन वर्क, काम एक जैसा होगा, काम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, सबको काम हम अलग अलग काम हम दे देंगे, वो वही काम करता रहेगा, वो काम क्यों हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। एंड डिस्टर्बेंस इन ऑफिस वर्क, जाहिर सा बात है ऑफिस का काम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ऑफिस में जो स्टाफ है वो तो है ही, साथ में मेरा जो स्टाफ है वो भी जाकर वहाँ पर बैठेगा, वो भी काम देखेगा, तो ऑफिस का काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ठीक है। ये कहानी था अपना कंटिन्यूस ऑडिट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट 9 में बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में हम लोग बैलेंस शीट ऑडिट नहीं करते हैं कभी, ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है। इसमें हम ये जनरली यूएसए, यूके और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में ये फॉलो होता है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लिमिटेड ऑडिट का कॉन्सेप्ट, लिमिटेड ऑडिट, इसमें ऑडिट थोड़ा कम होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स का ही सिर्फ ऑडिट करते हैं। बैलेंस शीट का आइटम्स का मतलब बैलेंस शीट में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है हम लोग सिर्फ उसी का ऑडिट करते हैं। इसमें जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है, जो असेट्स है और जो लायबिलिटीज है सिर्फ उसी का हम लोग ऑडिट करते हैं, ठीक है। और पीएल का उसी आइटम का ऑडिट होगा जो आइटम बैलेंस शीट को अफेक्ट करता हो, जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे पीबीडी, जैसे बैड डेट्स। मतलब पीएल का वही उसी आइटम के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग पीएल का उसी आइटम के बारे में बात करेंगे जो किसको अफेक्ट करता हो, जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करता हो, ठीक है। ये एक रिवर्स ऑडिट प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑडिट प्रोसेस। मतलब इसे बैलेंस शीट का आइटम को लिया जाता है, बैलेंस शीट का आइटम को लिया जाता है और बैक कैलकुलेशन करके ओरिजिनल एंट्री तक पहुंचा जाता है। मतलब जैसे हम लोग एक प्लांट में से लिए तो वहाँ से प्लांट में से लिए उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ, उसका लेजर क्या था, उसका जर्नल क्या था, ऐसे बैक कैलकुलेशन करके हम लोग ओरिजिनल वाले एंट्री तक पहुँचते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बैलेंस शीट ऑडिट। इंडिया में ये अप्लाई हम लोग नहीं करते, इंडिया हम लोग स्ट्रेट चलते हैं। ये बैक कैलकुलेशन और ड्रामा इंडिया में हम लोग नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, ऑडिट में, ठीक है। इसका फायदा क्या है, तो बैलेंस शीट में आपका वर्किंग कैपिटल पता चलेगा। बैलेंस शीट में क्या पता चल जाएगा, वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल को दिखाएगा। बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब ज़्यादा कैपिटल है या फिर कम कैपिटल है, ओवर कैपिटलाइजेशन है या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन है या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन है, ये बात आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगा, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग एंड अंडर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग एंड अंडर ट्रेडिंग, या तो ओवर ट्रेडिंग या फिर अंडर ट्रेडिंग का इंफॉर्मेशन भी हम लोग को पता चल जाता है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, अंडर ट्रेडिंग मतलब कम प्रॉफिट हुआ, ये बात भी हमको बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला किसी बात का मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगा। किसकी, इसलिए कि बैलेंस शीट में तो कुछ लिखा नहीं रहता है ना। बैलेंस शीट में क्या लिखा रहता है, मशीनरी एड परचेज लेस डेप्रिसिएशन, बस यही लिखा रहता है। तो आप मटेरियल इंफॉर्मेशन आप कभी खोज नहीं पाइएगा बैलेंस शीट ऑडिट से, पहला बात। एंड दूसरा बात, लैक ऑफ क्लियर पिक्चर। आप कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं तो उस कंक्लूजन का क्लियर पिक्चर कभी भी बैलेंस शीट से पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसका मतलब बैलेंस शीट ऑडिट एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट व्यू है, एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट व्यू है। इंडियन कंपनीज नहीं फॉलो करते हैं, फॉरेन में फॉलो किया जाता है। यहाँ पर असेट लायबिलिटीज से बैक कैलकुलेशन करके ओरिजिनल एंट्री में आते हैं, पर इस ऑडिट से कभी भी ओरिजिनल पिक्चर हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर हम लोग 9, 10 में डिस्कस करेंगे। अब अपने लोग बात करने वाले हैं कि ऑडिट करने का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत क्या है। अभी तक हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ऑडिट क्या होता है, उसका लिमिटेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट का
जो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स था वो सारा बता दिए। जो बताएं आपको उसी को पढ़ना है। जो एक आध छूट गया होगा उसको लेकर मत घबराइएगा, बहुत सारा चैप्टर्स है, कहीं ना कहीं अपने आप ही कवर होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, मतलब एक ऑडिट करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स, मतलब कौन कौन सा बेसिक रूल्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल है, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। मतलब सबसे पहला रूल है ऑडिटर का कैरेक्टर, मतलब ऑडिटर कैसा है, मतलब ऑडिटर कैसा है इसी बात पे ऑडिट सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। इसका मतलब ऑडिटर का इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस देखना पड़ेगा। इंटीग्रिटी का मतलब वो ऑनेस्ट है या नहीं ये देखना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब उसका जिस बिजनेस का ऑडिट करता है उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है या नहीं ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब कोई ऑडिटर यदि ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और जिस बिजनेस का ऑडिट वो करता है उस बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब वो जो ऑडिट करेगा, वो जो ऑडिटर जो ऑडिट करेगा वो ऑडिट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसका मतलब सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ऑडिटर का इंटीग्रिटी, मतलब ऑडिटर का ऑनेस्टी देखना, एंड दूसरा वो ऑडिटर जिस बिजनेस को ऑडिट करता है उस बिजनेस में उसका क्या नहीं होना चाहिए, उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये दोनों बात यदि होता है तो उस ऑडिटर का किया हुआ ऑडिट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है, उसका किया हुआ ऑडिट पे सभी को आंख बंद करके विश्वास होगा। देखिए जैसे ऑडिटर को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ऑनेस्ट ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरा प्योर प्रोफेशनल रहेगा, अपना काम करेगा, अनबाइस्ड रहेगा, मतलब उसको किसी से कोई लेना देना, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा बात नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन बिना प्रूफ का चेक कर दिया, कोई ट्रांजैक्शन प्रूफ के साथ चेक किया, ये सब काम नहीं करेगा। उसको किसी भी ट्रांजैक्शन से भेदभाव नहीं करना है। वो आपको जितना भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ दिखाइए वो ऑडिट करेगा, जिसका प्रूफ नहीं है उसका ऑडिट नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। ठीक है, एंड उसका बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस पे कोई इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इन क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा बेसिक बात पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या बताएं हम आपको, ऑडिटर का कैरेक्टर पे ध्यान रखना, ठीक है, एंड उसका इंडिपेंडेंस पे ध्यान रखना। सेकेंड में हम लोग ये बात करेंगे कि ऑडिटर जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपका देखेगा, एक ऑडिटर एक बिजनेस का जितना भी डॉक्यूमेंट देख ले, ठीक है, सारा जितना भी उस क्लाइंट का इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाए, सारा इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, वो किसी को नहीं बताएगा तब तक जब तक उसका क्लाइंट उसको परमिशन ना दे दे। इसका मतलब एक बिजनेस के बारे में जो ऑडिटर जानता है वो ऑडिटर कभी भी किसी बाहर वाले लोगों को बताने नहीं जाएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन को अपने पास सीक्रेट रखेगा, ठीक है, किसी को बताने नहीं जाएगा। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, एक ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा वो पूरा अपना ड्यू स्किल, अपना जितना वो जानता है सब नॉलेज का यूज करेगा। एंड यदि खुद नहीं करता है, स्टाफ से करवाता है, तो स्टाफ उसका ट्रेंड होना चाहिए, बोका स्टाफ से नहीं करवाएगा। डेलीगेशन ऑफ वर्क, यदि काम किसी और से करवाता है या किसी और के किए हुए काम को एक्सेप्ट करता है, मतलब एक ऑडिटर सारा काम खुद नहीं करता है, कुछ काम दूसरे से भी करवाता है, कंपनी के स्टाफ से भी करवाता है, कंपनी के लोगों से भी करवाता है। तो दूसरे के किए हुए काम या दूसरे के दिए हुए इंफॉर्मेशन पर ऑडिटर तभी विश्वास करेगा जब वो अपना पूरा एडिक्वेट स्किल एंड केयर, जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन आया वो अपना पूरा एक्सरसाइज करेगा, एडिक्वेट स्किल एंड केयर, वो अपना पूरा बुद्धि लगा कर देख लेगा कि इन्फॉर्मेशन ठीक है, एंड उस इन्फॉर्मेशन में उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी डाउट होता है इन सच केस उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो छानबीन करेगा। इसका मतलब दूसरे के दिए हुए इन्फॉर्मेशन पर ऑडिटर तभी विश्वास करेगा, ठीक है, या फिर विश्वास करने से पहले वो अपना जो स्किल है उसका यूज करेगा, एंड उस सिचुएशन में उसके पास डाउट को लेकर, उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट उसके मन में नहीं होता है, तो ही दूसरे के दिया हुआ इंफॉर्मेशन या दूसरे के किए हुए काम को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, सारा पेपर, जितना भी पेपर है, ऑडिट पेपर, ऑडिट नोटबुक, जितना भी आपके पास है, ठीक है, सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ कस्टडी में रखना पड़ेगा, ऑडिटर अपने पास सुरक्षित रखेगा। प्लानिंग,
क्लाइंट के बिजनेस के नेचर के हिसाब से, क्लाइंट का जो बिजनेस का नेचर है उस बिजनेस के नेचर के हिसाब से ऑडिटर हमेशा ऑडिट प्लान करेगा। एंड ऑडिट करने के लिए एविडेंस लगता है, ऑडिट करने के लिए एविडेंस लगता है। एविडेंस का मतलब प्रूफ लगता है। ये प्रूफ दो तरीके से लिया जाता है, एक को हम लोग बोलते हैं कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, एक को हम लोग बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर। कंप्लायंस प्रोसीड्यूर बिजनेस खुद दे देगा आपको। बिजनेस का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बाद में अगला टॉपिक्स में। बिजनेस का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, बिजनेस का जो अपना सिस्टम है, उसी सिस्टम से ये कंप्लायंस प्रोसीड्यूर बिजनेस का ICQ ICS मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से पता चल जाएगा। और सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर, इस सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर आप अपने नॉलेज से निकालना, मतलब कैलकुलेशन से। ये आप जो पढ़ाई लिखाई करके जो पहुंचा है ऑडिटर, वो अपना कैलकुलेशन से, सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर से, अपना कैलकुलेशन से एविडेंस निकालेगा। मतलब GP रेशियो, NP रेशियो, स्टॉक टर्न रेशियो और भी जो बात से पढ़ के पहुंचा ऑडिटर, उस नॉलेज को यूज करेगा और क्या करेगा, उस नॉलेज को यूज करेगा और एविडेंस फाइंड करेगा। मतलब ऑडिट करने के लिए एविडेंस लगता है। एंड ऑडिटर जो एविडेंस लाएगा, एविडेंस दो तरीके से ला सकता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर। सब्सटैंटिव कंप्लायंस प्रोसीड्यूर बिजनेस खुद देगा आपको, जिसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बिजनेस का अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है, वो अकाउंटिंग सिस्टम आपको बताएगा, अकाउंटिंग सिस्टम आपको बताएगा, आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, आपको एविडेंस देगा। एंड सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर में ऑडिटर खुद अपना बुद्धि लगाएगा, वो जो पढ़ाई लिखाई करके पहुंचा है, अपना स्किल का यूज करेगा, एविडेंस निकालेगा। ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम मतलब अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल IC मतलब इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से ही ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम करेगा, ऑडिट प्रोग्राम करेगा। ऑडिट प्रोग्राम करने के बाद, ठीक है, उसका ऑडिट करना शुरू करेगा। एंड लास्ट में ऑडिट कंक्लूजन मतलब ऑडिट का जो एविडेंस मिलेगा ऑडिटर को, ऑडिटर उस एविडेंस को यूज करके ऑडिट को कंप्लीट करेगा और अपना रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा। इसका मतलब किसी बिजनेस का ऑडिट करने के लिए, किसी बिजनेस का ऑडिटर जब ऑडिट करने पहुंचेगा तो इसको ये 9 बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, उसका अपना कैरेक्टर। दूसरा, सारा बात कॉन्फिडेंशियल रखेगा, अपना स्किल का यूज करेगा। दूसरे के दिए हुए इंफॉर्मेशन पर तभी विश्वास करेगा जब उसको खुद विश्वास हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन, सारा डॉक्यूमेंट को सेफ कस्टडी में रखेगा। बिजनेस के अकॉर्डिंगली अपना प्लान करेगा। एंड एविडेंस, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर या सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर को यूज करके एविडेंस जनरेट करेगा। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल मतलब ऑडिट प्रोग्राम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से वो अपने डेवलप करेगा। एंड लास्ट में जितना भी एविडेंस एक ऑडिटर जनरेट किया है या जुगाड़ किया है या कलेक्ट किया है, जितना एविडेंस, उसी एविडेंस के बेसिस पर वो क्या करेगा, वो कंपनी को ऑडिट करेगा। ठीक है। उसी के एविडेंस के बेसिस पर ऑडिट करेगा एंड अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। ठीक है। अगले पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटर का इंडिपेंडेंस क्या होता है और उसको चेक करने के लिए हम लोग को किस बात पर ध्यान रखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 11 हम लोग बात करेंगे ऑडिटर का इंडिपेंडेंस को लेकर। इसके ऊपर एसए 200 भी है। एसए का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट। ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट क्या है, ये आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये अगले क्लास में या अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है। आज हम आपको बताएंगे कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऑडिटर का इंडिपेंडेंस जब हम लोग देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर के इंडिपेंडेंस से ही के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ऑडिट कैसा होगा। ऑडिटर का इंडिपेंडेंस जब हम लोग देखते हैं तो इसमें दो बात देखा जाता है। एक, इंडिपेंडेंट इन माइंड, वो दिमाग से इंडिपेंडेंट रहे, मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रेशर ना रहे, इंडिपेंडेंट इन माइंड। और दूसरा देखते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस, मतलब इंडिपेंडेंट इन माइंड का मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर ना रहे, उसके ऊपर कोई दबाव ना रहे। ऑडिटर अब हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे एंड ऑनेस्ट रहे, और वो जो देखेगा वही अपने रिपोर्ट में लिखेगा। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इन माइंड का मतलब होता है
जो देखेगा वही रिपोर्ट में लिखेगा। मतलब जो देखेगा वही रिपोर्ट में लिखेगा, तभी उसको बोला जाएगा इंडिपेंडेंट माइंड। मतलब कोई भेदभाव नहीं, जो देखा है वही रिपोर्ट में लिखेगा। ये ऐसा ऑडिटर करता है तो ही उसको माना जाएगा इंडिपेंडेंट इन माइंड एंड इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब शक्ल से नहीं, रिलेशन से। मतलब जिसका ऑडिट करता है उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। यदि उसके साथ कोई रिलेशन होता है तो समझ जाए, बाहर वाले लोग समझेंगे। अपीयरेंस का मतलब बाहर वाले लोगों के लिए अपीयरेंस, बाहर वाले लोग समझेंगे कि दोनों तो मिले हुए हैं, उसका अकाउंट तो अच्छा बताएगा ही ये। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए हम चार्टर अकाउंटेंट हैं और हम अपने भाई का बिजनेस का ऑडिट करते हैं। तो यदि हम अपने भाई के बिजनेस का ऑडिट करते हैं, ठीक है, और मेरे भाई के साथ रिलेशन चाहे जैसा भी रहे, अच्छा रहे या खराब रहे, बाहर वाले लोग क्या समझेंगे कि हम अपने भाई के बिजनेस का यदि ऑडिट करते हैं तो उसका यदि गलत भी होगा तो हम उसको सही बता देंगे, एंड सही को तो सही बोलना ही है। इसका मतलब ऑडिटर कभी भी आपका रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब आपका स्टाफ नहीं होना चाहिए, आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपका कोई भाई नहीं होना चाहिए, आपका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। ऐसे पर्सन को ऑडिटर नहीं रखा जा सकता है। इसका मतलब ऐसे पर्सन को ऑडिटर रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका इंडिपेंडेंसी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसको हम लोग कभी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब बाहर वाले लोग जब ऑडिटर का एंड क्लाइंट का रिलेशन देखे तो उसको ये पता लगना चाहिए कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ऑडिटर को इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस तब माना जाता है जब उस ऑडिटर का उस बिजनेस में जिसका ऑडिट करने वाला है उसमें उसका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, पहला बात। एंड दूसरा बात, जो क्लाइंट है जिसके बिजनेस का ऑडिट करने वाला है उसके साथ उस ऑडिटर का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। उस ऑडिटर का क्या नहीं होना चाहिए? कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होने पर ही उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इसका मतलब एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होने के लिए दोनों बात ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक इंडिपेंडेंट इन माइंड, मतलब उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो देखा और लिख दिया, जो सही है वही बताएगा, मतलब किसी के दबाव पे काम नहीं करेगा। एंड दूसरा अपीयरेंस, मतलब उसका क्लाइंट के साथ या क्लाइंट के बिजनेस के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ऐसा होने पर ही हम लोग उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होने के लिए ऐसे 200 में बताया हुआ है, ठीक है, कि उसमें 3 चीज होना चाहिए। सबसे पहला इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट होगा। दूसरा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है कि राइट्स टू आस्क क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अराइज करेगा। मतलब जहां पर जो सही है वो तो सही है, जहां गलत देखेगा वो पूछेगा भैया ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसका ये प्रूफ क्यों नहीं है, ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, इसका क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए टोटल 100 ट्रांजेक्शन हुआ है, 99 ट्रांजेक्शन का एविडेंस है, एक ट्रांजेक्शन का एविडेंस नहीं है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? अच्छा 100 में 99 का तो एविडेंस है, एक का नहीं है, चलो चलाते हैं काम। नहीं, ये काम जैसे ही करता है इसका मतलब उसका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म खत्म हो जाएगा। उसके पास एक जो एविडेंस नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो उसके लिए उससे ज़्यादा वाइटल है, जो 99 है उससे ज़्यादा वाइटल है कि एक क्यों नहीं है। इसका मतलब ऑडिटर को ये देखना जरूरी है कि एवरी ट्रांजैक्शन का एविडेंस उसके पास है कि नहीं। यदि एक भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस मिसिंग है तो 99 जो एग्जिस्टेंस है उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक जो नहीं है वो क्यों नहीं है, इसके लिए ऑडिटर के पास क्वेश्चन पूछने का हक होना चाहिए, और हक तो है ही, मतलब ये उसके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उसके उस एक जो नहीं है एविडेंस उसके रिगार्डिंग वो अपने क्लाइंट से क्वेश्चन पूछ पाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। एंड ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो फैक्ट है, अनाप शनाप नहीं लिखेगा, जो फैक्ट है, जो देखा है उसके बेसिस पर ही अपना रिपोर्ट को लिखेगा।
ये 3 बात यदि मानता है तो ऐसे 200 बोलता है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट माना जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कंप्लीट नोट्स स्टडी मैट में है, जितना डिस्कशन के लिए चाहिए था हम उतना ही लिखे हैं। यदि एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है तो उसके लिए मैनेजमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको इसका एडवांटेज क्या होगा, फ़ायदा क्या पहुंचेगा। तो मैनेजमेंट के लिए क्या फ़ायदा पहुंचेगा तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट उसके लिए रिलायबल होगा। स्टाफ के लिए क्या फ़ायदा पहुंचेगा कि फ्रॉड नहीं कर पाएगा। मनी लेंडर के लिए क्या पहुंचेगा, उसको भी फिनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया हुआ है। गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदा पहुंचेगा, टैक्स कंप्यूटेशन करेक्ट होगा। एंड इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा पहुंचेगा, पुराने इन्वेस्टर तो रहेंगे, साथ में न्यू इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसका मतलब ऑडिट करने के लिए जो देखिए हम बेसिक प्रिंसिपल में बताए थे, फर्स्ट पॉइंट कि इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ना, ये इंडिपेंडेंस के ऊपर अपना नोट्स है। मतलब ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, बोथ इन माइंड एंड अपीयरेंस। माइंड मतलब दिमाग से भी, जो देखेगा वही लिखेगा, जो नहीं देखेगा नहीं लिखेगा, जो है वही बताएगा, जो नहीं है वो नहीं बताएगा, अनाप शनाप झूठ नहीं बोलेगा। एंड अपीयरेंस का मतलब ऑडिटर का रिलेशन क्लाइंट के साथ क्लियर होना चाहिए, क्लाइंट के साथ रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, क्लाइंट के बिजनेस में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर ही हम लोग ऑडिटर को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं होने पर ऑडिट किया हुआ ऑडिट के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, तब लोग सोचेंगे मिली भगत है, सब मिल के ठीक है सभी को करेक्ट कर दिया है। बाहर वाले लोग आपके अकाउंट्स के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्रॉड एंड एरर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।